किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों के आज के अंक में। सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड की मदद से रासायनिक उर्वरकों की खपत घटी, उत्पादन बढ़ा। देश में रिकॉर्ड खरीफ उत्पादन की संभावना। खरीफ फसलों का रकबा 878 लाख हेक्टेयर के पार। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रथम तिमाही के दौरान 16,094.13 करोड़ रुपए निर्मुक्त किया और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जीएम सरसों का किया विरोध। अब समाचार विस्तार से। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि कृषि के विकास के साथ कृषकों के आर्थिक उन्नयन के लिए वर्तमान सरकार जमीन पर तेजी से काम कर रही है और इस दिशा में मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसकी मदद से रासायनिक उर्वरकों की खपत में 8 से 10% की कमी आई है और उत्पादन में 10 से 12% की समग्र वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड का एक समान प्रारूप अपनाया गया है। पहले 2 वर्षीय चक्र 2015 से 17 तक 253 लाख मिट्टी के नमूनों के लक्ष्य की तुलना में सभी 253 लाख मिट्टी के नमूने एकत्रित किए जा चुके हैं और 248 लाख नमूनों 98% का परीक्षण किया जा चुका है। 12 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड की लक्ष्य की तुलना में अब तक 9 करोड़ कार्ड अर्थात 75% किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना से न सिर्फ किसानों के लागत मूल्य में कमी आ रही है, वरन सही पोषक तत्वों की पहचान एवं उपयोगिता भी बढ़ी है। देश के कृषि सचिव ने कहा कि चालू खरीफ सत्र 2017 से 18 में खाद्यान्न उत्पादन पिछले साल के 13 करोड़ 80.4 लाख टन के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। इसका कारण खेती के अधिक रकबे का होना तथा लगातार दूसरे वर्ष बेहतर मानसून रहना है। उन्होंने बताया कि अभी तक धान, दलहन, तिलहन, कपास, गन्ना और जूट जैसी खरीफ फसलों के 80% से भी अधिक बुआई पूरी हो गई है तथा कुछ भागों में बुआई का काम अगले महीने तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि देश भर में बाढ़ के कारण करीब 19 लाख हेक्टेयर फसल का रकबा प्रभावित हुआ है और पानी के घटने के बाद किसानों द्वारा अन्य खरीफ फसलों को अपनाने की संभावना है। राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों के मुताबिक 4 अगस्त 2017 तक 878.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ फसलों की बुआई की गई है, जबकि पिछले वर्ष इसी समय 855.55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बुआई की गई थी। इस बार अब तक 280.03 लाख हेक्टेयर में धान की बुआई रुपाई हुई है, जबकि 121.28 लाख हेक्टेयर में दलहन, 156.95 लाख हेक्टेयर में मोटे अनाज, 49.71 लाख हेक्टेयर में गन्ना और 114.34 लाख हेक्टेयर में कपास की बुआई हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि एवं किसान के समग्र विकास के लिए सतत प्रयास कर रहा है तथा वर्ष 2022 तक किसान की आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कार्य करते हुए मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 हेतु अपने 44,721.84 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 62,125.02 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है, जो कि पिछले वर्ष से 39% अधिक है। मंत्रालय ने आवंटन के साथ साथ खर्चे पर भी जोर दिया है, जिसके फलस्वरूप पिछले वर्ष के प्रथम तिमाही के 10,498.90 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष प्रथम तिमाही के दौरान 16,094.13 करोड़ रुपए निर्मुक्त कर दिया गया है, जो कि पिछले वर्ष से 53% अधिक है। देश के प्रमुख स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सरकार से आनुवांशिक रूप से संवर्धित सरसों को व्यावसायिक खेती के लिए नहीं जारी करने का अनुरोध किया है। इस संबंध में 35 स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित जीएम सरसों की व्यावसायिक खेती की अनुमति नहीं दिए जाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि जीएम सरसों का मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर हो सकता है तथा मिट्टी पर भी विपरीत प्रभाव हो सकता है। उन्होंने कहा कि जीएम सरसों किसानों, खेती से जुड़े मजदूरों और उपभोक्ताओं के लिए खतरनाक है। इसमें अब तक कोई अच्छाई नहीं दिखी है और न ही इस संबंध में कोई प्रमाण मिले हैं। दुनिया के अधिकतर देशों ने इसकी प्रौद्योगिकी से जुड़े खतरों के मद्देनजर जीएम सरसों की खेती को स्वीकार नहीं किया है। आइए अब रुक करते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों की ओर और जानते हैं कि अनाज व सब्जियों के औसत थोक बाजार भाव किस प्रकार रहे। गेहूं अलीगढ़ की मंडी में 1,580 रुपये प्रति क्विंटल, पीलीभीत में 1,630 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 1,625 रुपये प्रति क्विंटल और बलिया में 1,565 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका।
चना अलीगढ़ की मंडी में 6,150 रुपये प्रति कुंतल, पीलीभीत में 5,930 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 4,800 रुपये प्रति कुंतल और बलिया में 6,080 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बिका। चावल अलीगढ़ की मंडी में 2,500 रुपये प्रति कुंतल, पीलीभीत में 2,240 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 2,100 रुपये प्रति कुंतल और बलिया में 2,145 रुपये प्रति कुंतल का हिसाब रहा। मसूर अलीगढ़ की मंडी में 3,750 रुपये प्रति कुंतल, पीलीभीत में 3,820 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 3,690 रुपये प्रति कुंतल और बलिया में 4,225 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बिका। आलू अलीगढ़ की मंडी में 480 रुपये प्रति कुंतल, पीलीभीत में 490 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 540 रुपये प्रति कुंतल और बलिया में 640 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बिका। प्याज अलीगढ़ की मंडी में 1,800 रुपये प्रति कुंतल, पीलीभीत में 1,400 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 1,600 रुपये प्रति कुंतल और बलिया में 1,550 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बिका। लहसुन अलीगढ़ की मंडी में 3,500 रुपये प्रति कुंतल, पीलीभीत में 3,400 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 3,200 रुपये प्रति कुंतल और बलिया में 3,370 रुपये प्रति कुंतल का हिसाब रहा। टमाटर अलीगढ़ की मंडी में 3,200 रुपये प्रति कुंतल, पीलीभीत में 3,050 रुपये प्रति कुंतल, कानपुर में 4,000 रुपये प्रति कुंतल और बलिया में 3,840 रुपये प्रति कुंतल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये रहे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियाँ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, एनएचएम बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाइयों बहनों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे खरीफ फसलों में जैव उर्वरकों के प्रबंधन के विषय में। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर जगन्नाथ पाठक, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग में मृदा वैज्ञानिक है। आइए उनसे विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जब जैव उर्वरकों की बात की है तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जैव उर्वरक है क्या चीज़? निश्चित रूप से जब किसी विषय पे हम बात करते हैं तो ये आवश्यक है कि हम उसके विषय में जान लें। जी। तो जैव उर्वरक प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों का समूह है जिसमें कि जीवाणु, कवक एवं एल्गी अर्थात बैक्टीरिया, फंजाई और शैवाल एल्गी जिसे बोलते हैं, इनका समूह होता है, जिनको कि प्रयोगशाला में लिग्नाइट धारी पदार्थों के माध्यम से तैयार करके किसानों को उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाता है। और ये जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं फास्फोरस को
अविलेय फास्फोरस को विलेय बनाकर फसल को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। जी, अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जब हरित क्रांति का दौर आया तो उर्वरकों के माध्यम से उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया और उस उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास के दौरान असंतुलन हो गया उर्वरक उपयोग में, जिससे मृदा स्वास्थ्य खराब होने लगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कृषि में लगने वाले आदानों में जितने भी आदान हैं उनमें उर्वरक की कीमत सबसे अधिक होती है, तो उससे कृषि उत्पादन की लागत भी बढ़ रही है और ये जैव उर्वरकों की लागत कम आती है। तो जैव उर्वरकों के प्रयोग से कृषि उत्पादन की लागत को कम किया जा सकता है एवं मृदा स्वास्थ्य को ठीक रखा जा सकता है, इसलिए इनकी आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, मृदा स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना ये उपयोगी रहता है? इसके उपयोगी की बात करें तो इससे सारे लाभ ही हैं, कोई हानि है ही नहीं, तो इसलिए कितना और नहीं इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। इनके प्रयोग से सिर्फ और सिर्फ लाभ होता है, कोई हानि होती ही नहीं है जैव उर्वरकों के प्रयोग से। अच्छा, तो ये कितने प्रकार के जैव उर्वरक होते हैं और साथ ही साथ ये भी बताइए कि खरीफ फसलों के लिए कौन सा जैव उर्वरक जो है लाभप्रद रहता है? देखिए, जैव उर्वरक अगर हम पोषक तत्वों की दृष्टि से देखें तो दो तरह के होते हैं, एक नत्रजन स्थिर कारक, दूसरे स्फुरघोलक। जब नत्रजन स्थिर कारक की बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं, एक सहजीवी और एक असहजीवी। सहजीवी मतलब जो पौधे की जड़ों में गांठ बना करके रहता है और दोनों एक दूसरे के लिए पूरक का काम करते हैं, यानी जीवाणु के लिए पौधा भोजन देता है और पौधे के जीवन यापन के लिए जीवाणु जो है पोषक तत्व प्रदान करता है। तो सहजीवी जैसे कि राइजोबियम दलहनी फसलों में प्रयोग होता है। असहजीवी ऐसे होते हैं जो मृदा में स्वतंत्र रूप से रहते हैं और नत्रजन स्थिर करके पौधे को उपलब्ध कराते हैं। स्फुरघोलक में बैक्टीरिया होता है, जीवाणु, जो कि मृदा में स्वतंत्र रूप से रह करके मृदा में स्थिर फास्फोरस जो कि फसल को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो भी फास्फोरस फसल के लिए प्रयोग किया जाता है उसमें से 20 से 30% मुश्किल से फसल को मिल पाता है, बाकी अविलेय स्थिति में मृदा में स्थिर हो जाता है। उस स्थिर फास्फोरस को ये जीवाणु या फिर कवक जब प्रयोग किए जाते हैं तो उसको घुलनशील बना करके फसल को उपलब्ध करा देते हैं। अच्छा, इसके प्रयोग की कोई विधि है और कितनी मात्रा में या कि किस समय इसका प्रयोग करना चाहिए? निश्चित रूप से विधि और समय और मात्रा सभी कुछ निर्धारित है। विधि के रूप में अगर हम बात करें तो इसके दो तरीके हैं प्रयोग करने के। पहला, या तो आप बीज उपचार करें और दूसरा भूमि शोधन करें, और तीसरा सब्जी वाली फसलें हैं या ऐसी कोई फसल है जिसको रोपाई के माध्यम से लगा रहे हैं तो उसमें जड़ उपचार भी कर सकते हैं। तो जब हम बीज उपचार की बात करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले 100 ग्राम गुड़ को 1 लीटर पानी में उबाल लें और उसको जब उबल जाता है, पूरा गुड़ मिल जाता है पानी के साथ, तो उसको उतार लें और ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद एक पैकेट जो भी आप जैव उर्वरक प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो नत्रजन स्थिर कारक हो या स्फुरघोलक हो, उसको उसमें डाल दें और उसका जब वो बन जाता है घोल जैव उर्वरक का गुड़ के साथ, उसके बाद उस 1 एकड़ के बीज के पर उसको फैला दें और फैला करके बीज को और उस पदार्थ को हथेलियों के माध्यम से ऐसा मिला दें कि बीज पर एक परत बन जाए और उसके बाद उसको छाया में सुखा करके बुवाई के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पहला तरीका है बीज शोधन का। दूसरा, जब जड़ शोधन की बात करते हैं तो जो ऐसी फसलें जिनको कि हम रोपाई के माध्यम से प्रयोग करते हैं तो 2 से जितने हमारे पास मतलब एरिया में फसल लगानी है, जितने क्षेत्रफल में, उस हिसाब से जैव उर्वरक ले लें। सामान्यतः अगर 1 हेक्टेयर की बात करें जो कि एक इकाई है हमारे कृषि की, तो उसमें 2 से 2.5 किलोग्राम जैव उर्वरक को लेकर के 15 से 20 लीटर पानी में घोल बना लें और उसके बाद रुपाई की जाने वाली फसल की जड़ों को, यानी पौध जो हम जिसको लगाने जा रहे हैं उसकी जड़ों को उस घोल में 15 से 20 मिनट डुबो लें और डुबोने के बाद रोपाई कर दें। अच्छा, तो सावधानियां भी कुछ बरतने की भी जरूरत पड़ती होगी किसान भाइयों को? निश्चित रूप से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, तो यानी हर जगह हो सकता है। यहाँ पे मैं भूमि शोधन की बात और बताना चाहता था। तो भूमि शोधन के रूप में ये है कि जब किसी भी जैव उर्वरक का आपको भूमि में किसान भाइयों को प्रयोग करना है तो अधिकतम 5 किलोग्राम मात्रा लगती है, लेकिन कम से कम 2 से 2.5 किलोग्राम मात्रा तो होनी ही चाहिए। उसको ले लें और 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद या केचुआ खाद में उसको मिला करके खेत की अंतिम जुताई के समय खेत में बुरक करके उसको मिला दें, तो वो अपनी संख्या वहाँ पर बढ़ा करके अपना काम करने लगते हैं। जहाँ पर आपने सावधानी की बात की है तो सावधानी निश्चित रूप से
उपयुक्त मात्रा कितनी लेनी है इसका ध्यान रखना है। और शोधन के दौरान अगर कोई दूसरे भी उसका प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए कीटनाशक का या फिर फफूंदनाशक का, तो ऐसी स्थिति में ध्यान ये रखें कि सबसे पहले फफूंदनाशक का प्रयोग करें और उसके बाद कीटनाशक का प्रयोग करें, तब जाकर के जैव उर्वरकों का प्रयोग बीज शोधन में करें। अन्यथा अगर पहले आपने जैव उर्वरक से भी बीज शोधन कर दिया और बाद में आपने कीटनाशक लिया या फिर फफूंदनाशक लिया, तो इसमें पाए जाने वाले जीवाणु मर जाएंगे। इसका सावधानी ध्यान रखना चाहिए जी। तो अभी जब आप नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में बता रहे थे, तो थोड़ा इसे विस्तार से बताएं ताकि हमारे किसान भाइयों को और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। निश्चित रूप से, जैसे नाइट्रोजन, नत्रजन या नाइट्रोजन एक ही बात है। स्थिरीकरण का मतलब ये जो नत्रजन है, इसमें वातावरण जो हमारे ऊपर आसमान है, उस वातावरण में 78% पाई जाती है। चूंकि गैस के रूप में पाई जाती है और वो जो है गैस के रूप में पौधा सीधे नहीं ले सकता है। पौधा किसी भी नाइट्रोजन को जब भी अवशोषित करता है यानी उपयोग में लेता है, तो या तो नाइट्रेट के रूप में लेता है या अमोनिया के रूप में लेता है। तो ये जो नत्रजन स्थिरकारक जैव उर्वरक हैं, चाहे वो सहजीवी हो या असहजीवी हो, सहजीवी में राइजोबियम है, असहजीवी में एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरलम और एसिटोबैक्टर है। ये अपना क्या काम करते हैं, जो वायुमंडल में पाई जाने वाली नत्रजन है उसको स्थिर करते हैं अपने जैसे अगर राइजोबियम है तो जड़ों में पाए जाने वाली गांठों में रहता, वहाँ पर स्थिर करता है, और ये जो अन्न है असहजीवी, वो मृदा में स्थिर करते हैं। तो वो नत्रजन जो गैस के रूप में वायुमंडल में उपस्थित है, उसको खींच करके भूमि में ले आते हैं, और भूमि में आने के बाद उसमें रूपांतरण हो जाता है, वो गैस से अमोनिया या नाइट्रेट में बदल जाता है, और नाइट्रेट में बदलने के बाद पौधा उसका उपयोग कर लेता है। तो इस प्रकार से नत्रजन स्थिरकारक काम करते हैं। अगर हम यहाँ पर स्फुर घोलक की बात करें, स्फुर का अभिप्राय किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा इससे है कि जो डीएपी आप प्रयोग करते हैं वो स्फुर के लिए प्रयोग करते हैं, जो सुपर फास्फेट आप प्रयोग करते हैं वो स्फुर के लिए प्रयोग करते हैं, या एनपीके 12, 32, 16, 10, 26, 26 आदि उर्वरकों का प्रयोग, ये इसमें स्फुर पाया जाता है। स्फुर यानी फास्फोरस। तो ये फास्फोरस जब हम किसान भाई मृदा में प्रयोग करते हैं किसी भी फसल के उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से, तो वो मृदा में स्थिर हो जाता है, यानी अनुपलब्ध हो जाता है, वो फिर किसी भी रूप में फसल को उपलब्ध नहीं हो पाता। लेकिन अगर उसी भूमि में स्फुरघोलक जैव उर्वरकों का प्रयोग कर दें तो इनसे निकलने वाले स्राव में क्या होता है कि कुछ अम्ल होते हैं, जैसे टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड, आदि अम्ल निकलते हैं। तो ये अम्ल मृदा में पाए जाने वाले मतलब स्थिर फास्फोरस, जैसे मैग्नीशियम फास्फेट है, कैल्शियम फास्फेट है, राक फास्फेट है, आदि से क्रिया करके उसको उपलब्ध रूप में ले आते हैं और वो फसल को उपलब्ध हो जाता है, किसान का उत्पादन बढ़ता है और फास्फोरस धारी उर्वरकों पे आने वाली लागत को कम किया जा सकता है। अच्छा, तो क्या मात्रा का भी कुछ रहता है? निश्चित रूप से मात्रा की तो देखिए, 1 पैकेट 1 एकड़ बीज के लिए उपयुक्त होता है, कोई भी जैव उर्वरक हो। अगर बीज शोधन करते हैं, और जहाँ भूमि शोधन करते हैं वहाँ वो किलोग्राम में चला जाता है। तो 1 पैकेट 1 एकड़ के बीज के लिए और भूमि शोधन के लिए किलोग्राम, मैंने जैसे कि पहले बताया कि कम से कम 2.5 किलोग्राम, अधिकतम 5 किलोग्राम 1 हेक्टेयर में प्रयोग करना है। और यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर किसान भाई किसी भी जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं, चाहे वो नत्रजन स्थिरकारक हो या स्फुरघोलक हो, तो उसमें उसके अनुपात में जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी मात्रा को कम कर सकते हैं, अधिकतम 25%। तो उससे उनकी लागत भी कम होगी और इधर उत्पादन भी अच्छा आएगा, और तीसरे भूमि का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। क्या सभी दालों के लिए एक ही प्रकार के जैव उर्वरक उपयोगी रहता है या फिर अलग? ये आपने बहुत सही प्रश्न किया है किसान भाइयों की दृष्टि से। देखिए, जो भी दलहनी फसलों में जो राइजोबियम और जैव उर्वरक प्रयोग होता है वो सभी दलहनी फसलों के लिए अलग अलग है। जैसे सोयाबीन के लिए है तो आपका दूसरा है, चना अरहर के लिए दूसरा है, मटर मसूर के लिए लेगुमिनस है। तो इस तरह से सभी के लिए अलग अलग। तो यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो आप पैकेट खरीद रहे हैं किसान भाई बाजार से या जहाँ से भी प्रयोगशाला से, जो भी उत्पादन करने वाले संस्थान हैं या बाजार में उपलब्ध जो भी हैं वहाँ से, तो उस पैकेट पे जिस फसल के लिए ले रहे हैं उस फसल का नाम अवश्य लिखा होना चाहिए कि आप मटर के लिए ले रहे हैं, कि मसूर के लिए ले रहे हैं, सोयाबीन के लिए ले रहे हैं, कि अरहर के लिए ले रहे हैं।
कि चना के लिए ले रहे हैं, तो सभी फसलों के लिए अलग अलग है राइजोबियम। और बाकी जो दूसरे नत्रजन स्थिर कारक हैं या स्फुरघोलक हैं वो सभी फसलों में प्रयोग किए जा सकते हैं, उनका कोई फसल विशेष से चुनाव नहीं है। और जहाँ पर बात ये आती है कि सभी फसलों के लिए राइजोबियम का चुनाव फसल के आधार पर करना, क्यों? क्योंकि वो जड़ की गांठों में रहता है और जड़ की गांठों में रह के नत्रजन स्थिर करता है, तो उसके लिए उस फसल का चुनाव आवश्यक है। जी। अच्छा, तो जैसे जैव उर्वरक की बात हम कर रहे हैं, तो रासायनिक जो उर्वरक है तो कैसे कम लागत में हम उपयोग कर सकते हैं? नहीं, जब रासायनिक उर्वरकों के जहाँ पर हम जैव उर्वरक प्रयोग करेंगे वहाँ रासायनिक उर्वरकों की मात्रा कम कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को, सपोज करिए, मान लीजिए किसान ने जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम का प्रयोग कर दिया किसी फसल में, तो उस फसल की अवधि के दौरान ये जैव उर्वरक कम से कम 1 हेक्टेयर में 20 से 25 किलोग्राम नत्रजन स्थिर कर देता है। तो अगर ये 20 से 25 किलोग्राम नत्रजन यूरिया के माध्यम से देना हो तो करीब आपको 25 किलोग्राम के लिए करीब आपको 50 किलोग्राम यूरिया देना पड़ेगा। तो यानी 50 किलोग्राम यूरिया कम की जा सकती है दी जाने वाली मात्रा को। तो इस प्रकार से उर्वरकों की, जो रासायनिक उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं, उनकी मात्रा को कम किया जा सकता है। इसमें ये ध्यान रखना, जब भी किसान भाई जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं, जैव उर्वरक हमेशा विश्वसनीय जगह से खरीदें, जहाँ प्रयोगशाला में निर्माण हो रहा है वहाँ से खरीदें। और जिस समय पैकेट लें तो उस पैकेट को देख लें, उसमें हिला करके देखें, यानी आवाज़ नहीं आना चाहिए, यानी पैकेट सूखा हुआ नहीं होना चाहिए। सूखा हुआ होगा तो उसमें जीवाणु नहीं होंगे, वो काम नहीं करेगा। तीसरी चीज़ ये है कि फसल किस फसल के लिए ले रहे हैं उस फसल का नाम पैकेट पे लिखा हो। अगली बात ये है कि हर जैव उर्वरक को जो तैयार किया जाता है, चूँकि ये जीव है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या फंजाई हो या एल्गी हो, सभी जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, तो इनकी एक अवधि होती है जिंदा रहने की। तो उसमें जो पैकेट है उस पर एक्सपायरी डेट जो पड़ी हुई है, वो एक्सपायरी डेट से पहले उसका उपयोग हो जाए, ये ध्यान रखना है। जैव उर्वरकों को जब खरीद के लाएं किसान भाई, तो कभी भी सीधे धूप यानी धूप के संपर्क में ना आने दें, यानी छायादार स्थान पे रखें और बीज उपचारित करके भी छायादार स्थान पे ही सुखाएं। इस तरह से अगर इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो किसान भाइयों को लाभ होगा और निश्चित रूप से उनकी उत्पादन लागत भी कम होगी और मृदा स्वास्थ्य भी ठीक। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी बहुमूल्य जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आपने जाना देखा कि अगर आप जैव उर्वरक का सावधानीपूर्वक प्रयोग करते हैं तो आप कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे द्वारा या हमारे विशेषज्ञ के द्वारा दी गई जानकारी से आप भविष्य में लाभान्वित हो सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।